हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना जय अरोड़ा आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे। हाँ फ्रेंड्स, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। और इस टॉपिक के तहत हम अब तक ये पढ़ चुके थे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में हैं और आर्टिकल्स 36 से 51 तक है, तथा इन्हें भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो स्पेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा अपने नीति निर्देशक तत्वों में ये भी पढ़ चुके थे कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस टाइम क्या था, नीति निर्देशक तत्वों का कोई मतलब ऐसा नाम नहीं था कि नीति निर्देशक तत्व नाम होंगे। उस टाइम इन्हें सेकंड मूल अधिकार कहा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि इन्हें सेकंड मूल अधिकार के नाम से संविधान में जगह दी जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ऐसे मतलब अधिकार थे जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं उन्हें तो मूल अधिकारों की संज्ञा दी, और ऐसे अधिकार जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संज्ञा दी। यहाँ तक अपने पढ़ चुके थे और मुझे उम्मीद है, पूरी तरह से विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स मेरे पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत उद्देश्यों से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत फ्रेंड्स उद्देश्यों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो इसके कई उद्देश्य हैं, अपने मतलब कह नहीं सकते कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कई उद्देश्य हैं, लेकिन जो इसके 2 उद्देश्य हैं वो बहुत मेन उद्देश्य हैं, जिसमें फर्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सेकंड है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो 2 उद्देश्य हैं, कौन कौन से? फर्स्ट तो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? देखो, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? लोक मतलब जनता, कल्याण मतलब जनता का कल्याण। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव ना किया जा सके। सरकार जो है वो सारी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी कैटेगरी के लोगों को साथ लेकर चले और सभी का एक साथ उद्धार करे। ऐसा ना हो कि कुछ जातियों की तरफ तो सरकार का रुझान ज़्यादा हो, उस तरफ सरकार ज़्यादा ध्यान दे, उनके लिए सुविधा योजना वगैरह लागू करे, और कुछ जातियों की तरफ ना करे। तो इससे तो फिर पूरे मतलब सभी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता ना। तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है, मतलब जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण हो। और यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसके तहत की गई है, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारे संविधान के किस भाग में निहित है या किस भाग में की गई है। तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 4 है, और वो 4 भाग कौन सा है? उसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसके तहत की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। उसके बाद सेकंड जो इसका उद्देश्य है वो है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कैसा लोकतंत्र? आर्थिक सामाजिक। देखो, 2 प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है, ये याद रख लेना। कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कितने लोकतंत्र की बात कही गई है, तो 2 लोकतंत्र की, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक।
आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक क्या होगा? आर्थिक मतलब धन से रिलेटेड होगा, और सामाजिक समाज से रिलेटेड होगा। मतलब आर्थिक धन से रिलेटेड लोकतंत्र। धन ऐसा ना हो कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास तो इकट्ठा हो जाए और बाकी जो है बेचारे भूखे मर जाएं, उनके पास पैसा ना हो, और पैसा ना होने के कारण वो मतलब अपना पेट ना पाल सकें, ऐसा नहीं। तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि धन जो है वो सभी में इक्वल हो, समान हो, बिना धन के कोई भी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के पास धन नहीं है और बेचारा अपना जीवन का गुजारा नहीं कर रहा। आर्थिक लोकतंत्र। उसके बाद है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या है फ्रेंड्स? समाज का लोकतंत्र। मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं उनमें समानता हो, उनमें भेदभाव ना हो, ऊंच नीच जाति पाति इसका कोई भी स्थान ना हो। तो सेकंड जो उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत वो कौन सा है? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसमें दो ही उद्देश्य मेन है, वैसे तो उद्देश्य हैं लेकिन दो हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उसके बाद है फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके जो अनुच्छेद हैं वो 36 से लेकर 51 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से लेकर 51 तक। अब 36 से 51 तक ये जितने भी अनुच्छेद हैं इन्हें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, उसमें एक तो है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है उदारवादी। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स याद कर लेना, ये कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो अनुच्छेद आते हैं उनमें इनमें से निम्न में से कौन सा मतलब भाग नहीं है उनमें। तो वो एक तो गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ये 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा, या फिर वो क्या करेगा 3 कोई और दे देगा और एक इनमें से दे देगा। तो अपने को तीनों याद होने चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसमें 3 हैं फ्रेंड्स। एक तो गांधीवादी मतलब जो गांधी के विचारों से प्रेरित अनुच्छेद हैं, और इसमें हम आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गांधीवादी विचारों से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं। उसमें एक अनुच्छेद 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। आपको पता ही होगा जो महात्मा गांधी थे वो गांवों पर ज़्यादा बल देते थे, गांवों के विकास पर ज़्यादा बल देते थे। वो कहते थे कि गांवों में आत्मा निवास करती है मनुष्य की, तो वो गांवों को ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो ऐसे जो भी अनुच्छेद होंगे जो गांधी जी से रिलेटेड हैं उन्हें गांधीवादी कहा गया है, जो समाज से रिलेटेड हैं उन्हें समाजवादी कहा गया है, और जिन अनुच्छेदों के तहत सरकार विभिन्न जातियों का, विभिन्न समुदायों का उदार करेगी, जिनके लिए अलग अलग योजनाएं सुविधाएं चलाएगी ताकि उन जातियों को, उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, तो वो कौन से होंगे? उदारवादी। तो आपको यही याद रखना है फ्रेंड्स। अगर कंसेप्ट में पूछ ले, जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो इन तीनों में से ही पूछेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 जो हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। उसके बाद है फ्रेंड्स कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय में इनमें चेंजिंग नहीं की जा सकती, अर्थात आप इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे आपको ध्यान हो, हमने इससे पिछली वीडियोस में मौलिक अधिकार पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि यदि हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम क्या करते थे? हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर करता था। 5 प्रकार की रिट थी, मैंने करवाया हुआ है अच्छी तरीके से। जिसने वो मेरी वीडियो ना देखी हो वो देख सकता है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट दायर करता है। यदि हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट दायर करता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें इसका उल्टा है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कुछ चीज़ों को सरकार लागू नहीं कर पाती तो हम उस सरकार के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते।
हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हम ये जाकर नहीं कह सकते कि सरकार ने तो कहा था हम ये नियम लागू करेंगे, बट सरकार ने तो अभी तक लागू नहीं किया, तो हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, उसका भी एक रीज़न है। देखो फ्रेंड्स, जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया था हमारे संविधान सभा के द्वारा, जो संविधान में बहुत बड़े बड़े मतलब अपने कह सकते हैं नेता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, संविधान निर्माता थे, जब उन्होंने संविधान को बनाया था और नीति निर्देशक तत्वों को उसमें डाला था, तो उसमें कहा गया था कि सरकार इन नियमों को लागू कर सकती है। इसकी कोई टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है कि 1 साल में 2 साल में इन नियमों को लागू करना है या प्रावधान लागू करने हैं। हाँ, लागू कर सकती है, कभी भी कर सकती है, और यदि नहीं होते लागू तो आप इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत हम न्यायालय में शरण नहीं ले सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायालय इनको नहीं बदल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा आता है ये क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या हम न्यायालय में जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड्स, प्रस्तावना के उद्देश्यों को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, एक ही प्रस्तावना है, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। देखो फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, उसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। तो ये चीज़ याद रख लेना, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है संविधान की आत्मा, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उन्हें भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कई उद्देश्य हैं। यदि हम देखें उन उद्देश्यों की छाप या उन उद्देश्यों की छवि, तो वो उद्देश्य हमें राज्य नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखाई देते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमारे प्रस्तावना में ये दिया हुआ है, पंथ निरपेक्ष और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नीति निर्देशक तत्वों में दृष्टिगोचर होती हैं, दिखती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना के उद्देश्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में देखा जा सकता है या किस में देखा जा सकता है, तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से याद रख लेना कि प्रस्तावना के उद्देश्यों को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। अब हम फ्रेंड्स कुछ वाद करते हैं, कुछ विवाद हुए थे फ्रेंड्स। क्या था, जब मौलिक अधिकारों का और राज्य नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण हुआ, इन्हें संविधान में जगह दी गई, तो स्टार्टिंग में इनमें टकराव बहुत होता था। टकराव में क्या होता था, कई बार कुछ विवादों में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ माना जाता था, और कुछ विवाद में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना जाता था। तो मतलब एक टकराव की स्थिति चल रही थी, और ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे संविधान निर्माता, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, या नीति निर्देशक हैं मौलिक अधिकारों की तुलना में। मतलब दोनों में बेस्ट कौन सा है, पहला नंबर किसे दे, दूसरा नंबर किसे दे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम कुछ विवाद हुए थे फ्रेंड्स, उन विवादों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक विवाद था केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद है फ्रेंड्स, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा विवाद है ये? वाद है ये केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद। ये कब हुआ था? सन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। तो ये वाद कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। और इसमें
मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर तरजीह दी गई। मतलब मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में श्रेष्ठ माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या था, जो मौलिक अधिकार थे उन्हें नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में श्रेष्ठ माना गया। क्यों? देखो क्या था, उस टाइम जो मौलिक अधिकार थे उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, क्योंकि कहा गया था ना ये न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, इसमें चेंजिंग की जा सकती है। तो जिस चीज़ में चेंजिंग हो सकती है वो इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा होती है। अब जिस चीज़ में चेंजिंग ही ना हो तो वो ऐसे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस विवाद में क्या था, मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ माना गया। तो याद रख लेना फ्रेंड्स, केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद 1973, मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की ऊपर तरजीह दी गई या नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद हमारा एक संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद होगा आपको 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ना। ये अपने मूल कर्तव्य टॉपिक कर चुके हैं और मैंने आपको उसमें बताया भी था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है, छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस टाइम जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, छोटा संविधान कहा जाता है। इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना गया। मतलब इसमें ये कहा गया जो नीति निर्देशक तत्व हैं ना वो मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। तो हम नीति निर्देशक तत्वों को पहला नंबर देते हैं। कौन कह रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और मौलिक अधिकारों को दूसरा नंबर देते हैं। आया समझ? देखो पहला केशवानंद ने मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ माना और इसका सन याद रख लेना 1973। दूसरा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठ माना। अब एक तीसरा वाद है जिसने इस विवाद को ही सुलझा दिया। मतलब काफ़ी टाइम से ये चल रहा था ना कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं या नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, तो इसमें टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा आ गई थी और संविधान निर्माता किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँच रहे थे कि आखिर हम किसको श्रेष्ठ माने और किसको उससे कम माने। तब एक विवाद हुआ था फ्रेंड्स, मिनर्वा मिल्स वाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स वाद ये कब हुआ था, ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था मिनर्वा मिल्सवाद? मिनर्वा मिल्सवाद हुआ था 1980 में। और इस वाद में दोनों में संतुलन की स्थिति मानी गई। मतलब मिनर्वा मिल्सवाद जो 1980 में हुआ था, उस वाद ने ये कह दिया कि ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं ना ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, दोनों समान हैं। मतलब एक दूसरे के समान हैं, दोनों में से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों समान हैं। दोनों का अपना अपना योगदान है, दोनों का अपना अपना मूल्य है और ये दोनों ही देश की प्रगति में सहायक हैं और इन दोनों से ही देश प्रगति करेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तो इस विवाद को किसने सुलझाया था, टकराव को मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में जो चल रहा था, जो श्रेष्ठता की जंग चल रही थी दोनों में, उसे सुलझाया था मिनर्वा मिल्सवाद ने। और ये हुआ था 1980 में। और इसमें मौलिक अधिकारों प्लस नीति निर्देशक तत्वों दोनों को समान माना गया, दोनों को इक्वल माना गया। और ये नहीं कहा गया कि ये श्रेष्ठ है ये कम है, नहीं, दोनों को बराबर माना गया और कहा गया कि दोनों से ही देश की प्रगति संभव है। तो फ्रेंड्स आज इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेंड्स
उस नेक्स्ट क्लास में हम जो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51, उन सभी अनुच्छेदों को ढंग से पढ़ेंगे, एक एक को ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि उन अनुच्छेदों में से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं आपको सीधा अनुच्छेद करवा देता तो आपको लगता कि सर तो रटी रटाई बातें करवा रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको सीधा अनुच्छेद नहीं करवाया। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को समझना जरूरी है, आखिर ये हैं क्या, क्योंकि अनुच्छेदों से तो क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल बनेंगे ना। अगर मान लो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे, फिर हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्लास में इसके अनुच्छेदों को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, देन ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस जब लाता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उससे क्या होता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफिकेशन मिलता है तो फिर आपको पता होता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर ने करवाया है, तो क्यों ना हम इसे एक बार रीड कर लें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, देन हम नए टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।